आइए स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्य अड्डा पर। आज हम देखेंगे वास्तविक संख्याएँ जो कि 10वीं कक्षा के लिए है। और इसमें आज हम अभी तक हमने एक्सरसाइज़ 1.1 और एक्सरसाइज़ 1.2 हमने करा दिया था। आज हम एक्सरसाइज़ 1.3 देखेंगे। एक्सरसाइज़ को देखने से पहले थोड़ा-सा बेसिक इसमें हमें जो समझना है उसको देख लेते हैं और फिर हम एक्सरसाइज़ के कुछ जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि आप ही के प्रोत्साहन के कारण हम जो है वीडियो आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट अस स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हम आपको थोड़ा-सा बेसिक दिखा देते हैं, जैसा कि हमने कहा कि आज जो हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है, ठीक है ना? जो अपरिमेय संख्याएँ हैं, उन्हें सिद्ध करना है, ये अपरिमेय। तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर सिद्ध करना होता है, तो उसको पहले हम एक जो कंट्रोवर्शियल दिमाग होता है, उसको सेट करते हैं। कहने का मतलब है, उसके विपरीत सोचते हैं, ठीक है? उदाहरण के तौर पर अगर आपसे यूँ कहा जाए कि आप गंदे बच्चे हो, तो आप यह मानोगे कि नहीं, सर मैं अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है ना? आप प्रूफ करके दिखाओगे, अच्छा हो या नहीं। अगर अच्छा नहीं साबित कर पाए, तो आप ऑटोमैटिक यह है कि आप गंदे बच्चे हो जाओगे, गंदे बच्चों की श्रेणी में आ जाओ, ठीक है? तो सेम उसी तरह से हम आपको यहाँ पे जो अपरिमेय संख्याएँ हैं, उसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है कोई भी, तो उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम छोटा-सा एक विरोधाभास यहाँ पे उत्पन्न करके चलेंगे और वह हम करेंगे कि ये परिमेय संख्या है। क्लियर है? तो जैसा कुछ हमने पहले ही आपको बता चुका है कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती हैं, ठीक है? तो ये इस तरह की जो भी संख्याएँ हैं, इस तरह का मीन्स यह हुआ कि रूट के अंदर जो भी अभाज्य संख्याएँ हैं, वह सभी के सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। साथ ही जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो सके, उनको भी हम अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में रख सकते हैं। तो चलिए, और साथ ही एक और पाई भी है, यह क्या है? अपरिमेय ही मानी जाती है, ठीक है? तो चलिए आगे हम चलते हैं अगले स्लाइड पे और दिखाते हैं आपको इसके लिए क्या कुछ आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसा कि मान लीजिए कि मतलब जो थ्योरम है, आपको जानना चाहिए कि थ्योरम क्या है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये जो p है, a को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? ध्यान रखना है कि a जो है, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आप यह समझिए कि छोटी-सी बात यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। जैसे अगर मान लिया जाए कि 5 का स्क्वायर को अगर 5 विभाजित करता है, तो क्या 5 को 5 विभाजित करेगा? ये जानना है, ये हमें बताइए। अगर 5 स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, तो 5 को भी 5 तो विभाजित करेगा ही करेगा। तो यही चीज़ वहाँ पे क्लियर करना है और इसी छोटा-सा कांसेप्ट को लेके आपको आगे जो है सवाल को बनाना है। तो चलिए देखते हैं, ये है आपका यहाँ पे, पहले इसको थोड़ा-सा और देख लीजिए इसमें, ठीक है? तो सबसे पहले एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा-सा एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि जो गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है?
केवल और मतलब एक ही होना चाहिए। क्लियर है? कहने का मतलब यहाँ पे आपको स्पष्ट इसमें क्वेश्चन में हम करते हैं, जैसे सिद्ध कीजिए कि ये है √5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो बच्चों √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं इसको, हमने क्या समझाया था कि इसका ठीक अपोजिट मानो। तो मान लो कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हल। √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक परिमेय संख्या है। आपने क्या किया है, ये माना है, यहाँ पे लिखना होगा माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि 5 अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो उसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए यह हो जाएगा √5 इक्वल टू p/q। ध्यान रखना है जहां q इक्वल टू नॉट 0, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक चीज और कि p और q के बीच में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणन, ठीक है। यहाँ पे लिखना होगा हम जानते हैं कि p और q के बीच केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। केवल एक ही क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस हम इस चीज को बढ़ाते हैं। ये जो आपका √5 इक्वल टू p/q है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं p इक्वल टू √5q। क्लियर है? तो p इक्वल टू हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने इसके नीचे 1 किया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे अब एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ पे लिखना है दोनों ओर वर्ग करने। तो हमारा हो जाएगा p² बराबर 5q², ठीक है। p² बराबर 5q²। क्या हमने किया है, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों ओर हमने वर्ग कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं कि p² बाई 5 इक्वल टू q²। क्या आ गया, यहाँ पे आप इसको समीकरण 1 मान सकते, ठीक है। तो आप क्या मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि p² को 5 विभाजित करता है। तो आपको हमने क्या बताया, जब p² को 5 विभाजित करेगा तो p को भी 5 विभाजित कर सकता है। यहाँ हम समझाना चाह रहे हैं, जब p² को 5 विभाजित करेगा तो p को भी 5 विभाजित कर सकता है। तो यही चीज यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि क्या यहाँ पे लिखना है हमको 5, किसको, p² को विभाजित करता है, इसलिए 5 क्या करेगा, p को भी विभाजित, ठीक है। p 5 को भी विभाजित करेगा। इतनी बात तो आपको समझ में अभी तक आ गई होगी। अब यहां पर से कुछ चेंज करने हैं हमको। देखिए अभी तक आपने p 5 को विभाजित करवा दी, p को जो है 5 विभाजित करवा दिया, ठीक है। लेकिन आप अगर 5 जो है q को विभाजित कर जाए तो क्या ये एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड रह पाएगा?
एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना? कैसे? तो हमको छोटा सा यहाँ पे एक जो ध्यान रखने वाली बात है वह यह है कि आपको जो p बराबर आपने यहाँ √5 क्यों लिखा है, तो आपको एक नया एजम्पशन करना है कि यहाँ पे p इक्वल टू 5k। ठीक है? k कोई भी एक वास्तविक संख्या है। ठीक है? k यहाँ पे कोई भी एक वास्तविक संख्या। ठीक है? अब जब आप कह रहे हैं कि p बराबर 5k होगा, तो आप किस में रख दीजिए यहाँ पे, या तो आप यहाँ समीकरण 1 में रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए। ठीक है? तो क्या करें हमने समीकरण 1 में, तो p की जगह जब हमने 5k रख दिया तो 5k का मतलब क्या हो गया, √5q। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों तरफ वर्ग कर दिया हमने, 25k² बराबर 5q²। अब एक चीज अब बताओ, यहाँ पे अब लिख दोगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्लियर है? जब आपने यहाँ किया तो आपको क्या समझ में आया कि जो ये k है स्क्वायर बराबर 5q²/25, मीन्स यह 5 से 5 पीछे 25 यहाँ कट गया, मतलब k² बराबर आ गया आपका q²/5, k²/5। ठीक है? यहाँ पे थोड़ा घिच-पिच हो गया है, इसको ऐसे कर, हमने 5 लिखा, इसको ठीक है? तो q² क्या, k² क्या हो गया, q/5। अब आपको यह भी समझ में आ रहा, सॉरी k², तो q²/5 आपको यह भी समझ में आ रहा है अब k² बराबर q²/5 मीन्स यह हुआ कि q² को भी 5 विभाजित कर रहा है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं आगे, यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, देख रहे हैं कि 5 जो है, चूंकि q² को k² को विभाजित करता है, इसीलिए क्या 5q को भी ठीक है विभाजित करेगा। अब आपने क्या माना था कि हम जानते हैं p और q के बीच केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक का मतलब देखिए ये वाला एक, ठीक है ना? तो जब एक के अलावा कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, 5। ठीक है ना? जब 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए तो इसका मतलब यह जो हमने माना था, जो विरोधाभास हमने वहां पे माना था, वह यहाँ पे यह गलत साबित हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि हमने जो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, हम जानते हैं कि P और Q के P और Q के बीच एक के अलावा कोई अनिष्ट, ठीक है, लिखते हैं साथ साथ, गुणनखंड ही है जो
गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ, साबित हुआ। क्योंकि क्या गलत साबित हुआ? क्योंकि P और Q के बीच एक के अलावा 5 भी एक अन्य खंड है। तो जब 5 एक अन्य गुणनखंड है तो हमारा विरोधाभास यहाँ पे गलत साबित हो जाता है, और जब गलत साबित हुआ तो इसीलिए आप कह सकते हैं, इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय क्या है? क्लियर हुआ? तो ये चीज आप समझ गए होंगे। नहीं समझा मैं दोबारा से समझा देता हूं। देखिए, हमने आपको समझाया कि रूट हमने कहा कि माना ये सिद्ध, यहाँ क्वेश्चन था कि सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या। तो √5 एक हमने क्या कहा कि उसके अपोजिट मान लीजिए। क्या? √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा P/Q के रूप में लिख दिया। ठीक है, √5 = P/Q, जहां पे आप जानते हैं कि Q = नॉट जीरो, Q जीरो नहीं होना। यहाँ पे एक और जो धारणा लेके चलनी थी, कंसेप्ट, वह कि हम जानते हैं कि P और Q के बीच केवल एक ही गुणनखंड है। 1 मीन्स 1, ठीक है, एक, ठीक है। तो एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो एक ही जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हमने इस चीज को हमने शॉर्ट करके लिखा कि P = √5 के Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हमने क्या किया कि इसको दोनों तरफ वर्ग कर दिया। दोनों तरफ वर्ग करने पर हमारा ये P² = 5, √5 × √5 तो 25 का 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। और Q का ये Q², तो दोनों तरफ वर्ग किया हमने, तो P² / 5 = Q² आ गया। इस तरह से आप देखें यहाँ पे चेंज किया हमने इसका, तो ये दिखाई दिया यहाँ कि 5 जो है P² को विभाजित कर रहा है। तो जब हमने क्या सिखाया था कि जब 5 P² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 P को भी विभाजित कर देगा। एक उदाहरण भी हमने शुरू में समझाया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका फिर क्या किया कि जब Q को P को विभाजित कर दिया तो Q को भी विभाजित करता है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमने एक एजम्पशन यहाँ पे फिर से किया, P = 5 के। जब P = 5 के हमने किया तो यहाँ पे समीकरण 1 में रख दिया, मान लो यहाँ पे रखा 5 के, तो 5 के बराबर √5Q, ठीक है। तो इसका मतलब ये आया, और इसको हमने फिर से वर्ग किया तो कंडीशन यहाँ हमारा फिर से वही निकल आया कि Q² को भी 5 विभाजित करता है भाई। तो जब Q² को 5 विभाजित करता है तो 5 जो है Q को भी करेगा। देखिए यहाँ पे हमने एक मिस्टेक, बस Q² लिखा गया है, ये Q कर लेना है, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो 5 जो है Q को भी विभाजित करेगा। तो हम जानते हैं कि P और Q के बीच एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, जो गलत साबित हुआ, क्योंकि P और Q के जो बीच है एक के अलावा 5 भी एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड। जब 5 अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो जो आप माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या होगी, तो नहीं होगा, क्योंकि आप जो ये मान रहे हो ये चीज गलत साबित हो रहा है। यहाँ पे गलत साबित हो रहा है, तो √5 एक सही में क्या है? अपरिमेय संख्या। स्पष्ट हुआ? तो क्लियर है? चलिए, तो आगे हम अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि प्रश्नावली 1.3 का है। देखिए, इस क्वेश्चनों को बनाने के लिए थोड़ा आप शॉर्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे कैसे? बस सिंपल वे में ये मानना है कि ये अपरिमेय है, तो इसको क्या मान लो आप? परिमेय मान लो।
देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, इसको भी मैं बना दे रहा हूं। तो माना फटाफट आप भी लिखोगे 3 + 2√5 क्या है 1, इसमें मैं शामिल हो जा रहा हूं, आ गया मैं, क्या 3 + 2√5 1 परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है तो आप क्या लिख सकते हो उसको, 3 + 2√5 इक्वल टू हो गया ये p/2। जब p/q हो गया तो इसका मतलब जहां आपको ये कंडीशन लिखना है हर बार, ठीक है, q = नॉट 0। जब q 0 नहीं है, q 0 नहीं है तो इसको आप सीधा करो पहले, तो 2√5 बराबर, एक चीज यहाँ पे जो है ना आप पहले लिख लिया कीजिए कि चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, जानते हैं कि p और q के अलावा एक के अलावा, सॉरी यहाँ पे आपने ये चीज गलत दिखाया है, p और q के बीच, ठीक है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं है। तो आप जानते हैं कि p और q के बीच कोई भी एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको फटाफट 3 प्लस इसको 2√5 जो है बराबर है p/q - 3, ठीक है, इसको बाई 1 कर लीजिए। 2√5 इक्वल टू इसका कैल्शियम हो गया q, तो ये हो जाएगा p - 3q, ठीक है। तो √5 बराबर में हो जाएगा p - 3q/2q। देखिए आप जानते हैं कि ये वाला जो है इधर इस साइड में जो है आपका ये जो है परिमेय संख्या है, लेकिन इसको आप परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं, जो कि एक विरोधाभास के तहत सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डायरेक्ट वे में, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। वैसे आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं उसी प्रोसेस से सेम, लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप ये लिख दीजिए विरोधाभास के तहत आप सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है ना। सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के तो ये बराबर हो नहीं सकता है, तो इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 + 2√5 ही एक क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि आप ये भी लिख सकते हैं चाहे तो कि परिमेय क्या और अपरिमेय क्या का योग सदैव अपरिमेय क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। आगे जो क्वेश्चन है आप सेल्फ से कर लीजिए, सेम क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें है नहीं चेंजिंग, आपको बस करना है। तो ये ही 3 क्वेश्चन हमारे पास टोटल था इसमें प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत, ये 3 क्वेश्चन आप कर लीजिए।
करके कमेंट में बताइए कि आपसे हुआ या नहीं और आप सीखे या नहीं। ये सभी चीज़ें आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उम्मीद है आप सीखे होंगे कुछ नया, और नया सीखेंगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फायदेमंद है। ठीक है, तो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करना नहीं भूलें।